सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की तासिका में हम पाठ 6 सागर और मेघ, जिसके लेखक हैं राय कृष्णदास जी, वह पाठ पढ़ेंगे। उसके पहले हम देखते हैं आज का सुविचार। कर्म, कर्म अर्थात काम। आप कुछ भी करें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसे किस मन से कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। अर्थात कि आप कोई भी काम करें, पर वह काम करते समय अगर आपका मन अच्छा है, प्रसन्न है, तो वह काम महत्व रखता है। अगर आप बिना मन से कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य कोई भी प्रकार का मायने नहीं रखता, महत्व नहीं रखता है। इसीलिए काम हमेशा मन से करना चाहिए, तभी वह अच्छे कर्म कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो हम अब आगे का पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ 6 सागर और मेघ। उसका परिचय देखते हैं। परिचय। जन्म 13 नवंबर 1882 वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1985। परिचय। राय कृष्णदास हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा के जानकार थे। आपने कविता, निबंध, गद्य गीत, कहानी, कला, इतिहास आदि विषयों पर रचना की है। इनके द्वारा प्रमुख कृतियाँ हैं भारत की चित्रकला, भारत की मूर्तिकला, मौलिक ग्रंथ है ये, साधना, अनाख्या, सुधांशु कहानी संग्रह, प्रवाल, गद्य गीत आदि इन्होंने लेखन कार्य किया है। अब इस पाठ में क्या बताया है? यह संवाद है। संवाद यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप, बातचीत या संभाषण संवाद कहलाता है। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसे वार्तालाप, संभाषण, बातचीत कहते हैं। प्रस्तुत संवाद के माध्यम से लेखक ने सागर एवं मेघ के गुणों को दर्शाया है। अपने गुणों पर इतराना, अहंकार करना एक बुराई है, यह स्पष्ट करते हुए सभी को विनम्र रहने की शिक्षा प्रदान की है। अर्थात यहाँ पे सागर और मेघ अपने अपने गुणों का बखान करते हैं, इतराते हैं, अहंकार करते हैं, उनमें घमंड आता है। तो इन्हीं सब बातों को, गुणों को यहाँ स्पष्ट करते हुए लेखक ने सभी से नम्रतापूर्वक व्यवहार, कहते हैं ना, एकदम शांत रहकर, विनम्र रहकर, सबसे प्रेम से व्यवहार करना, बातें करना, ऐसे रहने की शिक्षा प्रदान की है। क्योंकि सबका अपना महत्व है, व्यक्ति का सबका अपना महत्व है, कोई किसी से कम नहीं। यहाँ पे भी सागर और मेघ का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सृष्टि है, ये प्रकृति है। यहाँ पे सागर भी ज़रूरी है तो मेघ भी, बादल भी ज़रूरी है। साथ ही हमें अपने इन्हीं गुणों का, अपने महत्व का ध्यान रखकर सबकी मदद करना चाहिए। तो इस पाठ को पढ़ेंगे। इसके पहले हम जो यहाँ पे एक मौखिक रूप से आपको कृति बताई गई है वह देखेंगे कि समुद्र से प्राप्त होने वाली संपदाओं के नाम एवं उनके व्यवहारिक उपयोगों की जानकारी बताइए। अब हमें समुद्र से कौन कौन सी संपदा यानी संपत्ति प्राप्त होती है, उन संपत्तियों के नाम बताना है आपको और उनका व्यवहारिक उपयोग क्या होता है। दूसरा, उसके नीचे दिया गया है कि भारत की तीनों दिशाओं में फैले हुए समुद्रों के नाम पूछे। क्या क्या समुद्र फैले हुए हैं भारत के तीनों दिशाओं में? तो पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। उसके बाद दिया गया है कि समुद्र से प्राप्त होने वाली संपत्तियों के नाम तथा उपयोग बताने के लिए कहे। अब समुद्र से तो बहुत सारी संपत्तियाँ प्राप्त होती है। वहाँ पे देखो तरह तरह के, सबसे पहले तो मछलियाँ, केकड़े, कछुए, ये खाद्य पदार्थ में भी उपयोग में आते हैं। उसी प्रकार से सिंपियाँ प्राप्त होती है। जीव समुद्र में ही
प्राप्त होते हैं। इन सब के अलावा मोती, मूंगा, शंख, कौड़िया, गोमती चक्र, मणि, नग, अलग अलग सुंदर सुंदर पत्थर, शिवलिंग, शालिग्राम, ये सब भी हमें समुद्र से प्राप्त होते हैं, जिसका अपना बहुत महत्व होता है। किसे हम भगवान के रूप में पूजते हैं तो किसी ग्रह नक्षत्र के अनुसार उसका महत्व होता है। इस प्रकार से हर चीज जो समुद्र से प्राप्त हो रही है वह अपना महत्व रख रही है और उस पर आधारित कई उद्योग भी लोगों ने खोल रखे हैं। जैसे समुद्र से प्राप्त होने वाली जो मछलियाँ होती है उसे बेचते हैं, उससे मत्स्य उद्योग करते हैं। पानी पर हमें नमक उद्योग भी हम कर सकते हैं। समुद्र से जो सीप कोड़िया सीपे और कोड़ियाँ मिलती है वो सजावटी सामानों के लिए उपयोग में आती है। और समुद्र से प्राप्त होने वाली जो गैस होती है वह भी घरेलू ईंधन और वाहनों के लिए भी उपयोग में आती है। उसी प्रकार से समुद्र से प्राप्त होने वाली कुछ वन औषधियाँ भी होती है। और ये जो मूंगा है, मोती है, ये सब तो आभूषण के लिए भी काम आते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी का बहुत महत्व है। यानी समुद्र तो हमारे भारत की तीनों दिशाओं में फैले हुए हैं, साथ ही उनका अपना महत्व है, क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, जिससे जीवन यापन करना भी आसान हो जाता है। किसी किसी का तो वो धंधा होता है, व्यवसाय होता है ना। तो इसीलिए समुद्र भी अपना महत्व रखता है। तो अब हम हमारे आगे पाठ की ओर बढ़ेंगे। पाठ का हम पहले वाचन करेंगे। उम्मीद करती हूँ सबने अपनी किताब खोली है, हाथ में पेंसिल लो। जिसके पास किताब नहीं है वो स्क्रीन पर देखेगा। कठिन शब्दों को आप लोग मैं बताऊँगी, वहाँ पे आपको नोट डाउन करके लिखना है। आपको PDF फाइल में तो समानार्थी शब्द दिए जाएंगे, पर साथ साथ में आप लोग लेखन कार्य भी करते रहो, ठीक है। तो अब हम हमारे अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और पाठ का वाचन और स्पष्टीकरण देखते हैं।